Good evening, everyone. Good evening, and welcome to the session. So today we are going to, take a quick revision on laws of motion, right? Last class में अगर आपको याद होगा हमने kinematics की basic revision की थी in 3 series part, right? So we will try to cover now the next topic, which is laws of motion. ठीक है? So laws of motion topic में कुछ basic बातें समझते हैं सबसे पहले. देखो किनेमेटिक्स में हमने क्या किया था, याद रखना ये रिवीजन सेशन है, डिटेल्ड सेशंस आपके पास अवेलेबल हैं. किनेमेटिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट के बारे में. वी टॉक्ड अबाउट वेलोसिटी, वी टॉक्ड अबाउट एक्सेलरेशन, वी टॉक्ड अबाउट दीज क्वांटिटीज, राइट? तो लॉज ऑफ मोशन में बेसिकली दिस इज आल्सो नोन एज डायनामिक्स. तो लॉज ऑफ मोशन के आगे हम किनेमेटिक्स पढ़ते हैं, जहां पे हम डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इन टर्म्स के बारे में समझते हैं. ठीक है? लॉज ऑफ मोशन विच इज डायनामिक्स, यहाँ पे बेसिकली हम ये जो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है, इनका जो कॉज है उसके बारे में पढ़ते हैं. ठीक? तो ये जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, वेलोसिटी हो रही है, एक्सेलरेशन हो रही है, इनका कॉज अगर आप देखोगे, इनका इनहेरेंट कॉज है फोर्स. तो बेसिकली हम इसी को पढ़ते हैं डायनामिक्स में. फोर्स, वी टॉक अबाउट फोर्स, राइट? तो कुछ बेसिक बातें. फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंट होता है which brings about क्या? चेंज इन shape and size of the body, change in speed of body, change in direction of body, direction of motion of body. तो ये सब चीजें, ठीक है, फोर्स कर सकता है. सो चेंज इन शेप एंड साइज, शेप एंड साइज को चेंज कर सकता है, स्पीड को चेंज कर सकता है, मतलब स्पीड को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, एंड चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी. तो समझ में हमें ये आना चाहिए कि इफ वी आर हैविंग acceleration, then the inherent or underlying cause of this acceleration is force. So if we do not have force, we cannot have acceleration, or if we cannot have force, we cannot have acceleration, right? हमें फोर्स चाहिए फॉर प्रोड्यूसिंग एक्सेलरेशन. ठीक है? तो अगर हमारे पास फोर्स नहीं है तो हम बॉडी को एक्सेलरेट नहीं कर पाएंगे. बिकॉज आप लोग बेसिक्स ऑलरेडी जानते हो, तो मैं यहाँ पे कुछ बातें करना चाहूंगा. जैसे कि अभी करंटली, अगर आपको याद होगा, करंटली द टॉपिक अंडर डिस्कशन इज विच वी आर डूइंग रिसेंटली कुछ बैचेस में. वी टॉक्ड अबाउट सर्कुलर मोशन, यू रिमेम्बर? वी टॉक्ड अबाउट सर्कुलर मोशन. सो सर्कुलर मोशन में मैंने आपको ये समझाया था कि सर्कुलर मोशन होने के लिए कौन सा एक्सेलरेशन मस्ट है. यू ऑल नो इट इज एक्सेलरेशन रेडियल. रेडियल एक्सेलरेशन मस्ट है सर्कुलर मोशन होने के लिए. तो अगर रेडियल एक्सेलरेशन मस्ट है, देन द क्वेश्चन इज कि रेडियल एक्सेलरेशन अगर आ रहा है, देयर शुड बी एन अंडरलाइंग cause for this radial acceleration to occur, and that underlying cause is force. तो बिना फोर्स के ये रेडियल एक्सेलरेशन नहीं होगा, राइट? दिस इज व्हाट इज आवर अंडरस्टैंडिंग. बिना फोर्स के ये रेडियल एक्सेलरेशन नहीं होगा. तो जब रेडियल एक्सेलरेशन होता है तो वी ऑलवेज लुक फॉर कि कौन सा वो फोर्स है विच इज कॉजिंग दिस रेडियल एक्सेलरेशन. तो इस स्लाइड से हम लोगों ने क्या सीखा? इस स्लाइड से हमने बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखी कि अगर हमारे पास एक्सेलरेशन है तो वो एक्सेलरेशन किसी ना किसी फोर्स द्वारा कॉज किया गया है. ठीक है? सो फोर्स कॉजेज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी. ठीक है? फोर्स कॉजेज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी. तो ये जो स्लाइड है, ये स्लाइड में, तो अगेन कंक्लूडिंग दिस स्लाइड, ये स्लाइड में मैंने क्या बात की? ये स्लाइड में मैंने बात की कि हमने किनेमेटिक्स में क्या क्या चीजें पढ़ी थी, कौन कौन से वेरिएबल्स. वी टॉक्ड अबाउट डिस्प्लेसमेंट, वी टॉक्ड अबाउट वेलोसिटी, वी टॉक्ड अबाउट एक्सेलरेशन. सिर्फ हम इनके बारे में पढ़ रहे थे, इनके लिंकेजेस के बारे में पढ़ रहे थे कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन क्या लिंक है. एक्सेलरेशन होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, घटेगी. वी वर टॉकिंग अबाउट.
बट हमने इनके कॉज के बारे में कि डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन का कॉज क्या है इसके बारे में नहीं पढ़ा था। तो एक्सेलरेशन का कॉज के बारे में हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ मोशन में, एंड कॉज ऑफ एक्सेलरेशन इज फोर्स। फोर्स क्या क्या करता है? फोर्स ब्रिंग्स अबाउट दिस फॉलोइंग थिंग्स इन अ बॉडी। व्हाट ऑल इट कैन डू? इट कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, it can change its speed, it can change its direction of motion. So these are the things which a force can do. ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इस स्लाइड का ये रहा कि अगर हमारे पास एक्सेलरेशन है तो हमें ये समझना है कि उस एक्सेलरेशन को लाया कौन? वो एक्सेलरेशन को लाएगा एक फोर्स। तो बिना फोर्स के एक्सेलरेशन नहीं हो सकती। अब इस चीज को हम और अच्छे से समझेंगे, मॉडिफाई करेंगे अपनी अंडरस्टैंडिंग को इन द नेक्स्ट स्लाइड। सो आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ व्हेन आई से कि एक्सेलरेशन अगर है, एक्सेलरेशन का कॉज क्या है? एक्सेलरेशन का कॉज है फोर्स। व्हेन आई एम सेइंग दिस, नाउ द क्वेश्चन कम्स इन, इस फोर्स का लेयर एक बार लेयर और समझेंगे अच्छे से कि एक्सेलरेशन का कॉज होता है फोर्स या नेट फोर्स। तो इसको हम मॉडिफाई करेंगे, एक्सेलरेशन का कॉज होता है फोर्स या नेट फोर्स। तो मेरा अंडरस्टैंडिंग है या हमारी अंडरस्टैंडिंग है नेट फोर्स। सो नेट फोर्स इज द कॉज ऑफ एक्सेलरेशन। एंड व्हाई यू से सो सर? यस, मैं बताता हूं मैं ऐसा क्यों बोला। सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है मास m का। सपोज हमने इधर से एक फोर्स लगाई है 10 न्यूटन की, और इधर से हमने एक फोर्स लगाई है 10 न्यूटन की। तो समझिए क्या यहाँ पे क्वेश्चन है, इज फोर्स गेटिंग अप्लाइड ऑन द बॉडी? इस सवाल का जवाब क्या है? आंसर है यस, फोर्स तो अप्लाई हो रहा है। ठीक है, is force getting applied on the body? The answer is yes. Next, is net force getting applied on the body? Is net force getting applied on the body? This is the next question. The answer is no. फोर्स तो है पर नेट फोर्स नहीं है। तो अगर नेट फोर्स नहीं है, if the answer is no, that means we will not have any acceleration. So हमने अपना प्रीवियस स्लाइड के कॉन्सेप्ट को मॉडिफाई किया। व्हेन वी आर सेइंग व्हेन वी आर हैविंग एन एक्सेलरेशन वी शुड हैव अ फोर्स, हमने इसको मॉडिफाई किया अपना अंडरस्टैंडिंग को। वी आर सेइंग वी हैव एन एक्सेलरेशन व्हेन वी आर हैविंग अ नेट फोर्स, जस्ट नॉट फोर्स। ठीक है, सो हमारा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, अगर किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स है देन उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन है। और क्या ये रिलेशनशिप आपको कुछ याद दिला रहा है? दिस इज आवर फेमस न्यूटन्स सेकंड लॉ, कि अगर बॉडी के ऊपर नेट फोर्स है देन वी विल डेफिनेटली हैव एक्सेलरेशन इन द बॉडी। ठीक है, अब ये जो नेट फोर्स है, समझने वाली बात है कि जो नेट फोर्स है, दिस नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। इज द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। ठीक है, तो न्यूटन के सेकंड लॉ में जो नेट फोर्स हम बात कर रहे हैं, ये नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी है। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं बोल रहा हूं कि इंटरनल फोर्सेस कैन नेवर क्रिएट एक्सेलरेशन। तो जो भी एक्सेलरेशन के लिए जो भी नेट फोर्स जिम्मेदार है, वो नेट फोर्स एक्सटर्नल फोर्स होगा। वो नेट फोर्स एक्सटर्नल फोर्स होगा बॉडी के ऊपर या सिस्टम के ऊपर। ठीक है, तो एफ नेट, तो हमारा अंडरस्टैंडिंग क्या रहा? हमारा अंडरस्टैंडिंग ये रहा इस स्लाइड से कि नेट फोर्स अगर बॉडी के ऊपर लगा तो एक्सेलरेशन होगा। सिर्फ फोर्स लगने से एक्सेलरेशन होगा ये जरूरी नहीं है। और ये जो नेट फोर्स जो बॉडी के ऊपर लग रहा है जिसके कारण एक्सेलरेशन हो रही है बॉडी की, क्या ये नेट फोर्स नेट एक्सटर्नल फोर्स है? क्योंकि इंटरनल फोर्सेस कैन नेवर क्रिएट एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी। तो जो मैं नेट फोर्स बोल रहा हूं, दिस इज द नेट external force acting on the body, because internal forces can never create acceleration of the body. क्या मेरी बात समझ में आएगी?
क्या क्लियर है ये फंडा एवरीवन? क्या सेकंड स्लाइड क्लियर है आपको? बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप यू हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम दीज टू स्लाइड्स। सो आगे बढ़ते हैं। सो अब हमारे पास आ गया न्यूटन का सेकंड लॉ, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ, एफ नेट, and net is the net external force acting on the body which is equal to m into a vector. अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, ये जो नेट फोर्स है, दिस फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, समझे? ठीक है, तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड ए इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या आपको समझ में आ रही है? ए वेक्टर क्वांटिटी है और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग है। सिंपल सिंपल शब्दों में लिख रहा हूँ, एकदम बेसिक बेसिक चीजें हैं। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी और एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे ध्यान से देखें, क्या आप ये समझ पा रहे हो इस वेक्टर इक्वेशन से? लुक एट दिस वेक्टर इक्वेशन, आई एम राइटिंग इट। लुक एट द वेक्टर इक्वेशन। तो ये वेक्टर इक्वेशन, ये एक नया वर्ड आपने यूज कर लिया सर, कोई नया वर्ड नहीं है, समझे? वेक्टर इक्वेशन मतलब क्या? वेक्टर इक्वेशन मतलब क्या? इक्वेशन मतलब इक्वल टू साइन है, इक्वल टू साइन के दोनों साइड में वेक्टर्स होंगे। तो यहाँ पे इक्वल टू साइन के दोनों साइड में वेक्टर्स हैं, इसलिए एक वेक्टर इक्वेशन हुआ। लुक एट द वेक्टर इक्वेशन। तो अगर आप देखोगे, डायरेक्शन ऑफ एफ नेट इज डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, और वाइस वर्सा हम ये बोल सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज डायरेक्शन ऑफ एफ नेट एक्टिंग ऑन द बॉडी और सिस्टम। इसका मतलब जिधर बॉडी के ऊपर नेट फोर्स है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, या फिर किसी डायरेक्शन में अगर बॉडी एक्सेलरेट कर रही है तो समझ जाइए उसी डायरेक्शन में नेट फोर्स है, इसीलिए बॉडी उस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है। समझे आप अभी डिफरेंट डिफरेंट चीजें पढ़ चुके हो, आपको बेसिक आइडिया है। अब आप इस चीज को अगर आप थोड़ा सा कंपेयर करके सोचोगे, अभी जो लेटेस्ट टॉपिक जो हमारा चल रहा है विच इज सर्कुलर मोशन, तो वहां पे अगर आपको याद होगा कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज द रेडियल फोर्स, राइट? हमने बात की थी कि अगर बॉडी सर्कुलर पाथ में जा रहा है तो कौन सा एक्सेलरेशन होना मस्ट है? रेडियल एक्सेलरेशन। तो रेडियल एक्सेलरेशन अगर होना मस्ट है, इसका मतलब उस बॉडी के ऊपर जो अगर रेडियल एक्सेलरेशन है तो उसके ऊपर एक नेट फोर्स लग रही होगी रेडियल डायरेक्शन में या सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ, जिसे हम लोग एक नया नाम देते हैं विच इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर है ये? क्लियर है ये पॉइंट? और सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में बाद में बात करेंगे। तो बट दिस वाज द अंडरस्टैंडिंग दैट वी वर हैविंग, राइट? तो कॉन्सेप्ट ये है कि जिधर एक्सेलरेशन है बॉडी की, क्या उसी डायरेक्शन में नेट फोर्स होगी। ठीक, कुछ एग्जांपल्स जो कि आपके एप्लीकेशन स्किल्स को बढ़ाएगी। सपोज मैं बोलता हूं कि एक बॉडी की वेलोसिटी है इस तरफ, लेट अस से वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, और बॉडी की एक्सेलरेशन है इस तरफ, लेट अस से 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर माइनस। ठीक है, तो जिधर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है, क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि उसी डायरेक्शन में फोर्स नेट होगी? फोर्स नेट की डायरेक्शन के लिए वेलोसिटी किसी भी तरीके से रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वेलोसिटी किसी भी डायरेक्शन में हो जाए, बट फोर्स की डायरेक्शन उधर ही होगी जिधर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। ये चीजों को लिंक कीजिए किनेमेटिक्स चैप्टर से। जब आपने किनेमेटिक्स में पढ़ा था, याद करो, हमने ये पढ़ा था कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, जैसे कि इधर 10 मीटर पर सेकंड है, कि इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी हो। वेलोसिटी जिधर होती है उधर डिस्प्लेसमेंट होती है, ये हमने समझा था, ये हमने देखा था। एक्सेलरेशन कहीं पे भी हो जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता, वेलोसिटी जिधर है किसी भी इंस्टेंट पे उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगी। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगी उस डायरेक्शन में एफ नेट होगा, उस डायरेक्शन में एफ नेट होगा। सो दिस इज व्हाट इज द नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग जो कि हम फोर्स में डेवलप करते हैं, कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है क्या उसी डायरेक्शन में एफ नेट होगा। वेलोसिटी से कुछ लेना देना नहीं है, वेलोसिटी किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, आप एक्सेलरेशन की डायरेक्शन देखिए, क्या उसी डायरेक्शन में नेट फोर्स की डायरेक्शन होगी। दिस इज व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वेक्टर इक्वेशन। क्या मेरी बात समझे? ये इस वेक्टर इक्वेशन की अंडरस्टैंडिंग, कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नेट है क्या उसी डायरेक्शन में नेट फोर्स भी है। क्लियर है ये? तो नेट फोर्स की डायरेक्शन इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। क्लियर है ये पॉइंट?
Good. So this is what is the understanding that we are having from this slide. I hope you have understood it really well. Clear है? Velocity मैं किसी भी डायरेक्शन में ले लूं, एक्सेलरेशन वेलोसिटी डायरेक्शन में होगा जिधर फोर्स हो। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। देखो जैसे कि आपने प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जांपल दिया था, याद है? आप प्रोजेक्टाइल मोशन किनेमेटिक्स में देखे थे। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जांपल अगर हम लेते हैं, मान लीजिए हमने एक ऑब्जेक्ट को फेंका ऐसे, तो ऑब्जेक्ट फेंका तो ऑब्जेक्ट की पाथ ऐसी कुछ होगा। वी नो इट, राइट? हमें ये समझ में आता है, यस। तो ऑब्जेक्ट की बात ऐसी है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर आप बॉल को इधर देखो, इमेजिन करो बॉल को इधर देख रहे हो आप, बॉल को अगर इधर आप देख रहे हो, बॉल के ऊपर इसकी फोर्स किधर लगेगी, इसकी वेट फोर्स जो है इधर लगेगी, इन एब्सेंस ऑफ, मान लीजिए ग्रेविटी, इन एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, क्या इसका वेट फोर्स नीचे लग रही है? हाँ। कहीं पे भी देख लो, क्या इसकी वेट फोर्स वर्टिकली नीचे लग रही है? हाँ, इसकी वेट फोर्स वर्टिकली नीचे लग रही है। तो अगर इसकी वेट फोर्स वर्टिकली नीचे लग रही है और यही नेट फोर्स है, तो क्या इसके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी इसी तरफ, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी नेट फोर्स अपॉन m, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन g है। इधर भी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन g, तो हर तरफ कहीं पे भी देख लो एक्सेलरेशन डायरेक्शन नीचे की तरफ। तो यहाँ पे देखो इसकी वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी इज टेंजेंशियल टू द पाथ, और वेलोसिटी यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगी, यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगी, विच इज टेंजेंशियल टू द पाथ। लेकिन एक्सेलरेशन और फोर्स की डायरेक्शन देखो, क्या जिधर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है क्या उधर ही नेट फोर्स की डायरेक्शन। तो एक्सेलरेशन डायरेक्शन अगर हम बोलते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे डाउनवर्ड है, तो उसी डायरेक्शन में नेट फोर्स लगेगा, विच इज m into g वेक्टर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? m into g वेक्टर इज नथिंग बट इट्स वेट ऑफ द बॉडी। क्या समझ में आ रही है? तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमें ये बोलती है कि किस डायरेक्शन में नेट फोर्स लगेगा। तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नेट है, क्या उसी डायरेक्शन में नेट फोर्स लगेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? फिर से बोल रहा हूं, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नेट है, क्या उसी डायरेक्शन में नेट फोर्स लगेगा। क्या क्लियर है ये पॉइंट? आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस स्लाइड, राइट? आगे बढ़ रहा हूं मैं, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस स्लाइड। तो इस स्लाइड से हमने क्या समझा? एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में नेट फोर्स की डायरेक्शन होगी। नेट फोर्स की डायरेक्शन विल नॉट बी डिसाइडेड बाय वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर कहीं पे भी हो जाए, चुपचाप देखिए एक्सेलरेशन वेक्टर की डायरेक्शन किधर है। जिधर एक्सेलरेशन वेक्टर की डायरेक्शन है, क्या उधर नेट फोर्स बॉडी के ऊपर लग रहा होगा। क्या क्लैरिटी है? मुझे नेट एक्सेलरेशन निकालना जरूरी है, दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि सुने ध्यान से, सपोज आई टेक अनदर एग्जांपल। देखो उल्टा मैं भी दे रहा हूँ, बेसिक बेसिक एग्जांपल से शुरू करते हैं, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। सपोज एक बॉडी के ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, तो आपको समझ में आ रहा है कि ये मान लो मेरा एक्स एक्सिस है, बॉडी के ऊपर इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन लग रहा है, तो इस बॉडी की एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगी? जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगी, तो उसकी एक्सेलरेशन होगी इस डायरेक्शन में। सपोज मैंने एक दूसरा एग्जांपल लिया, सपोज मैंने ये बोला कि एक बॉडी के ऊपर मैंने 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगाया और दूसरा फोर्स मैंने लगाया इस तरफ, लेट अस से इट इज 20 न्यूटन। तो इस बॉडी के ऊपर मैंने ये दो फोर्सेस लगाए, ठीक है। सो अगर मैंने इस बॉडी के ऊपर ये दो फोर्सेस लगाए हैं, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, क्या इन दोनों का रिजल्टेंट ये होगा? एवरीवन प्लीज, ये है मेरी एफ नेट की डायरेक्शन, ये मेरी एफ नेट वेक्टर है इस तरफ। तो समझो जिस तरफ एफ नेट वेक्टर है, क्या उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होगी। वेलोसिटी किधर भी हो जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिधर भी एफ नेट की डायरेक्शन है, क्या उधर एक्सेलरेशन नेट होगी, या जिधर भी एक्सेलरेशन नेट है, क्या उधर एफ नेट की डायरेक्शन होगी। दिस इज व्हाट इज आवर अंडरस्टैंडिंग। क्लियर है ये पॉइंट? क्लियर है? तो मैं फोर्सेस जो भी बॉडी के ऊपर लग रहे हैं, उन सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट निकाल लूंगा, बिकॉज फोर्सेस वेक्टर्स हैं, तो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना हमें आता है। वेक्टर का रिजल्टेंट हम निकाल सकते हैं इधर एनालिटिकल मेथड से या फिर कंपोनेंट मेथड से। समझे आप? सपोज देखिए ध्यान से यहाँ पे, सपोज मैं बोलता हूँ कि हमने एक फोर्स इधर लगाया है 10 न्यूटन, एक फोर्स इधर लगाया है 20 न्यूटन, एक फोर्स इधर लगाया है 5 न्यूटन, और एक फोर्स इधर लगाया है 15 न्यूटन। ध्यान से देखो, तो इस बॉडी के ऊपर नेट फोर्स अगर मुझे निकालना है कंपोनेंट मेथड से, अगर मैं करूंगा तो मैं क्या करूंगा? 20 न्यूटन और 15 न्यूटन को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। क्या इस बॉडी के ऊपर इफेक्टिवली इस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, क्या जो फोर्स लगेगा क्या वो लगेगा 5 न्यूटन, और एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा क्या वो है 10 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन विच इज 5 न्यूटन। तो मेरा जो रिजल्टेंट होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट हम लेंगे, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? क्या इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा इस तरफ कुछ, इस तरफ कुछ, तो ये एंगल वेंगल सब निकाल सकते हैं। तो जिस डायरेक्शन में मेरा नेट फोर्स है, क्या उसी डायरेक्शन में मेरी एक्सेलरेशन है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है?
सो दिस इज व्हाट इज अंडरस्टैंडिंग। तो ऐसे बहुत सारे वेरिएशन बनाए जा सकते हैं, अलग अलग एंगल पे लिए जा सकते हैं, और फिर आप रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकाल सकते हो। क्या क्लैरिटी है? एक और एग्जांपल जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। सपोज मैंने एक फोर्स इधर लगाया 10 न्यूटन का, एक फोर्स इधर लगाया 15 न्यूटन का, एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। इस तरफ ध्यान से देखना, ये एंगल 37 डिग्री, 15 न्यूटन का। ठीक है, थोड़ा बहुत कंपोनेंट्स का कॉन्सेप्ट आ रहा है, घबराने का नहीं है। 15 न्यूटन है, ये 37 डिग्री है। और लेट अस से देयर इज अनदर फोर्स व्हिच इज एक्टिंग एट लाइक दिस, सपोज इट इज 20 न्यूटन एंड दिस एंगल इज अगेन 37 डिग्री, लेट अस से दिस। ठीक है, ये तीन फोर्सेस हैं। अब मुझे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन निकालनी है। तो ये तीन फोर्सेस जो बॉडी के ऊपर लग रहे हैं, तो लेट अस फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट द कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्सेस। आइए मिलके करते हैं। इस 20 न्यूटन के दो कंपोनेंट लेते हैं। क्या एक कंपोनेंट आ जाएगा इस तरफ? एवरीवन प्लीज, कितना आ जाएगा ये? 20 cos 37। क्या कॉस साइन का फंडा एकदम क्लियर है? 100%। क्या कंपोनेंट लेना जानते हो आप लोग? चलिए, 20 cos 37 की वैल्यू है 4/5। 20 इंटू 4/5 कितना हो जाएगा? 16 न्यूटन। तो इधर का जो फोर्स है वो 16 न्यूटन आया। और इस तरफ का जो फोर्स है, सब लोग अपने कॉपी में करो, चुपचाप बैठ के मत रहो। डू ऑल दिस एग्जांपल्स इन योर कॉपी। जैसे मैं कर रहा हूँ आप भी अपने कॉपी में करते रहो। 20 cos 37 इधर आ जाएगा 20 sin 37। sin 37 की वैल्यू आ जाएगी 3/5। 20 इंटू 3/5 इज 12 न्यूटन। समझे क्या आप? अब नेक्स्ट, सपोज मैं इस 15 न्यूटन के कंपोनेंट लेता हूँ। क्या 15 न्यूटन का इधर वाला कंपोनेंट आ जाएगा? 15 sin 37। कॉन्सेप्ट क्या था? 37 डिग्री जिस एक्सिस के साथ वो एंगल नियरर होगा, उस साइड वाला कंपोनेंट कॉस ऑफ दैट एंगल होगा। और दूसरे वाले एक्सिस में जो कंपोनेंट होगा वो साइन वाला होगा। क्या मतलब है? देखो, ये 15 न्यूटन और वाई एक्सिस के बीच का एंगल 37 डिग्री है। तो वाई एक्सिस की तरफ वाला कंपोनेंट cos 37 होगा, और एक्स एक्सिस जो इस 37 डिग्री से दूर वाला एक्सिस है, उसमें जो कंपोनेंट होगा वो साइन 37 डिग्री होगा। अगर मान लो किसी को बहुत ज्यादा वेक्टर समझ में नहीं आता है, बहुत ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आता है, तो उस बच्चे को ध्यान में रख के ये रूल बनाया गया है कि जो एंगल, सुनना ध्यान से, एक्सिस से जो एंगल क्लोजर हो, उस तरफ वाला कंपोनेंट हमेशा कॉस ऑफ दिस थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो कॉस ऑफ दिस थीटा। और इससे दूर वाला जो एक्सिस है, उसका जो कंपोनेंट होगा, दूर वाला मतलब एक्स एक्सिस, जैसे कि इस केस में दिखाया गया है, वो वाला कंपोनेंट हो जाएगा साइन ऑफ 37। क्या मेरी बात समझ में आई है? सो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग दैट वी आर हैविंग। सो 15 साइन 37 इसको करेंगे। साइन 37 की वैल्यू है 3/5। तो 15 इंटू 3/5 इज 9 न्यूटन। ये 9 न्यूटन होगा। और इधर वाला जो कंपोनेंट होगा वो कितना होगा? वो हो जाएगा 15 साइन 37, सॉरी कॉस 37। कॉस 37 इज 4/5। 15 इंटू 4/5 इज 12 न्यूटन। तो ये भी 12 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, समझे आप? समझे एवरीवन? सो नाउ नाउ ये इसके बाद कंपोनेंट मेथड को ध्यान से देखो। कंपोनेंट मेथड के हिसाब से, क्या इधर 9 न्यूटन इधर 16 न्यूटन है, तो क्या इस तरफ रिजल्टेंट आ जाएगा 7 न्यूटन का along नेगेटिव एक्स एक्सिस, 16 माइनस 9। और दूसरा, अच्छा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे एक 10 न्यूटन भी था। तो 10 प्लस 9 19 हो जाएगा। 19 प्लस 16 3 हो जाएगा। आई एम सॉरी, गुड, somebody pointed this out। 10 न्यूटन भी है, वेरी गुड। तो मैं फिर से यहाँ पे कर रहा हूँ, थैंक्स फॉर पॉइंटिंग दैट आउट। तो क्या इस तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ 10 प्लस 9 19 माइनस 16, क्या ये 3 न्यूटन आ जाएगा? और वाई एक्सिस की तरफ इज इट 12 प्लस 12, दैट इज 24 न्यूटन? यस और नो? तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, विल इट बी समथिंग लाइक दिस एवरीवन? और इसकी वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 24 का होल स्क्वायर विच इज 576। 24 का होल स्क्वायर 576 होता है, यस, प्लस 3 का होल स्क्वायर विच इज 9। 576 प्लस 9 is 585। अंडर रूट ऑफ 585 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड इज एक्टिंग इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? क्या डायरेक्शन निकालने के लिए मुझे ये एंगल थीटा चाहिए? क्या ये एंगल निकालने के लिए, क्या tan थीटा, ये वाले ट्रायंगल में, सब लोग देखें, सब लोग देखें, ये वाले ट्रायंगल में क्या हम ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे?
I hope you are understanding this and you are looking and you are able to look at the yellow colored triangle that I have highlighted. Everyone, समझा सबको? इस ट्रायंगल में क्या मैं ट्रिग्नोमेट्री लगा सकता हूँ? अब ये ट्रिग्नोमेट्री में बहुत बेसिक ट्रिग्नोमेट्री स्टैंडर्ड 10th लेवल की है। क्या tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस कर दूं? आपको समझ में आ रहा है? परपेंडिकुलर कितना है? 24, बेस कितना है? 3। तो क्या ये 8 आ रहा है? सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 8 पे आपका आपका क्या होगा? आपका एंगल होगा जिस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है और उसी डायरेक्शन में आपकी एक्सेलरेशन भी होगी, बिकॉज दैट इज द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। क्या बात समझ में आई है? तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट इसके यहीं से आपकी बिल्डअप होती है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस स्लाइड रियली वेल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि जिधर नेट फोर्स उधर एक्सेलरेशन, या फिर जिधर एक्सेलरेशन उधर नेट फोर्स। ठीक है, वेलोसिटी किधर भी हो जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन देखें, जिधर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है क्या उधर नेट फोर्स होगा। किनेमेटिक्स में आपने कुछ सीखा था, याद करो, कि जिधर वेलोसिटी क्या उधर डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन कहीं पे भी हो जाए। ठीक, अब आप जब लॉस ऑफ मोशन पढ़ रहे हो तो आप अपने कॉन्सेप्ट को और एनहांस कर रहे हो और आप ये बोल रहे हो कि वेलोसिटी जिधर उधर डिस्प्लेसमेंट, नो डाउट, लेकिन जिधर एक्सेलरेशन उधर नेट फोर्स, एंड नेट फोर्स इज ऑलवेज डिसाइडेड बाय द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जिधर है उधर ही नेट फोर्स होगी। तो आप अपने कॉन्सेप्ट को और रिफाइन किए। क्लैरिटी है ये? अच्छा, दूसरी बात, बहुत सारे फोर्सेस बॉडी के ऊपर लग रहे हैं, तो बिकॉज आप पता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो नेट फोर्स निकाल लीजिए कंपोनेंट मेथड से। नेट फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रही है कि उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगी बॉडी की। ठीक है, उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगी। अच्छा, यहाँ पे एक बच्चे का सवाल आ रहा है, क्या सर नेट फोर्स हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द एनालिटिकल मेथड which is under root of a square plus b square plus 2ab. Actually analytical method is used when we are having two vectors. ठीक, but if you are having more than two vectors, it is always advisable to use the component method. क्या मैं क्लियर हूं? एनालिटिकल मेथड आप तब यूज करें जब दो वेक्टर्स हैं आपके पास, लेकिन अगर दो से ज्यादा वेक्टर्स हैं तो इट इज ऑलवेज एडवाइसेबल टू यूज कंपोनेंट मेथड ऑफ फाइंडिंग रिजल्टेंट फोर्स। क्यों रिजल्टेंट फोर्स जरूरी है? क्योंकि सर फोर्स रिजल्टेंट जो है वही तो डिसाइड करेगा कि एक्सेलरेशन किधर होना, क्योंकि एक्सेलरेशन इज डिसाइडेड बाय द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो जब हम रिजल्टेंट निकाल रहे हैं बॉडी के ऊपर लगने वाले फोर्सेस की, क्या वही वो नेट एक्सटर्नल फोर्स जो बॉडी के ऊपर लग रही है, क्या वो वही है? और उसी डायरेक्शन में हमारी एक्सेलरेशन होगी। क्या क्लियर है ये पॉइंट? समझे सब लोग? बढ़ रहा हूं मैं आगे। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट राइट प्रीटी वेल। ठीक है, गुड। क्या आपको समझ में आया? मैंने अब जिससे पहले जो पॉइंट रिपीट किया कि एनालिटिकल मेथड से, दैट इज एनालिटिकल मेथड मतलब अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या इसको आप यूज करोगे अगर आपके पास दो वेक्टर्स? ठीक, और अगर आपके पास मोर देन टू वेक्टर्स हैं तो क्या आप हमेशा सोचोगे कंपोनेंट मेथड के बारे में? ठीक है, मतलब वेक्टर्स का कंपोनेंट ले लोगे, फिर कंपोनेंट्स को जोड़ोगे घटाओगे, और फिर फाइनली दो कंपोनेंट्स में आपका पूरे वेक्टर्स, जितने भी वेक्टर्स हैं, फाइनली वो दो कंपोनेंट्स में रिड्यूस हो जाएंगे, एक y एक्सिस के अलोंग और एक x एक्सिस के अलोंग, और फिर आप उनका रिजल्टेंट निकालेंगे। आई होप यू गॉट इट। मैं इसको लिखा रहा हूं यहाँ पे कॉन्सेप्ट बोल के, सुने ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। सपोज मैं बोल रहा हूं कि ऐसे बहुत सारे फोर्सेस ले लिए मैंने, ये एक फोर्स है, ये दूसरा फोर्स है, ये तीसरा फोर्स है, ये चौथा फोर्स है, ये पांचवा फोर्स है, ये छठा फोर्स है। ऐसे बहुत सारे फोर्सेस ले लिए मैंने। मैं आपको क्या बोल रहा हूं अभी फील करें। मैं बोल रहा हूं कि फाइनली जब आप कंपोनेंट मेथड को यूज करके इन सबको तोड़ दोगे, तो तोड़ने के बाद फाइनली आपकी ये सारी वेक्टर्स की जो रिजल्टेंट आएंगी, जब आप तोड़ दोगे, फाइनली जो वेक्टर्स आएंगी वो वेक्टर्स, इनमें से ये y और x एक्सिस में से
दोनों एक्सिस में कुछ कुछ पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। सपोज से इस तरफ कुछ एक वेक्टर आई, फाइनली ये वेक्टर आई, और फाइनली इस साइड में एक वेक्टर आई विच इज दिस। जब आप सबको रिजॉल्व करके फाइनली जोड़ तोड़ सब घटा लोगे तो आपकी ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन में आपकी वेक्टर्स आ जाएंगी। अब आप इनका रिजल्टेंट निकालने के लिए आप यूज कर लो रेक्टेंगुलर या पैरेललोग्राम रूल एंड फाइंड आउट द रिजल्टेंट लाइक दिस। समझे क्या? तो अब हाँ, अब ये हो सकता है कि ये y ऊपर ना जाके नीचे आ जाए डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज दैट वी आर हैविंग। बट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि फाइनली जब आप कंपोनेंट मेथड को यूज करोगे तो आप ये देखोगे कि सारे वेक्टर्स कट कुट के दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स में आपके वेक्टर्स आ जाएंगे, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपके वेक्टर्स आ जाएंगे, और फिर आप उनका रिजल्टेंट निकाल लो। क्या आपको समझा मैंने क्या बोला? फॉर एग्जाम्पल सपोज मेरे पास 1000 वेक्टर्स, 1000 फोर्स वेक्टर्स एक बॉडी के ऊपर लग रहे हैं, 1000। मैं ये बोल रहा हूं कि सबको रिजॉल्व कर लो। सबको रिजॉल्व करने के बाद फाइनली आपके दो वेक्टर्स बचेंगे कट कुट के। सबको रिजॉल्व करोगे तो क्या, रिजॉल्व करने के बाद सारे वेक्टर्स का रिजोल्यूशन along पॉजिटिव एक्स एक्सिस, along नेगेटिव एक्स एक्सिस, along पॉजिटिव वाई एक्सिस, along नेगेटिव वाई एक्सिस, क्या उसी डायरेक्शन में आएंगी? तो पॉजिटिव और नेगेटिव वाई एक्सिस में कट कुट के एक डायरेक्शन में आ जाएंगी, इधर नेगेटिव या पॉजिटिव वाई एक्सिस, और पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सिस एक्स एक्सिस में कट कुट के एक डायरेक्शन में आ जाएंगी, इधर पॉजिटिव या नेगेटिव। तो आप देखो देखो ध्यान से, फाइनली सारे वेक्टर्स कट कुट के क्या दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस में आ जाएंगे। क्या ये बात समझ में आई है? और आपकी रिजल्टेंट जो है वो इन दोनों वेक्टर्स का, जो फाइनली जो दो वेक्टर्स आए हैं, क्या उसी डायरेक्शन में, उनके रिजल्टेंट के डायरेक्शन में आपकी रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। हाँ, अब सवाल ये है, यहाँ पे बच्चा पूछ रहा है क्या एंगल हमेशा प्रोवाइडेड रहेगा कंपोनेंट मेथड में? बिल्कुल, एंगल्स आपको दिए हुए रहेंगे, या एंगल निकालने का कुछ ना कुछ आपको जरिया दिया रहेगा, कोई ना कोई हिंट दिया रहेगा। क्या बात समझ में आ रही है? क्लियर है ये बात? चलो आगे बढ़ो। सो अब जब हम फोर्स समझ चुके हैं, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, कैसे उनको जोड़ना है, क्या करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जब हम ये समझ चुके हैं अभी, तो अब हम आते हैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर कि यू नो कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी का हम लोग क्या कर सकते हैं? रेजोल्यूशन। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन टॉपिक आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, वो ये है कि रेजोल्यूशन अगर हम लोग फोर्स वेक्टर का करेंगे या किसी भी वेक्टर का करेंगे, तो रेजोल्यूशन करने के लिए हमें एक्सेस सिस्टम डिसाइड करना चाहिए। और रेजोल्यूशन टू बी डन, रेजोल्यूशन मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजल्टेंट? रिजल्टेंट मतलब होता है दो वेक्टर्स को जोड़ना, ये होता है रिजल्टेंट का मतलब। रेजोल्यूशन का मतलब है एक वेक्टर को टू और मोर वेक्टर्स में तोड़ना, ये होता है रेजोल्यूशन का मतलब। तो जनरली जब हम रेजोल्यूशन करते हैं किसी वेक्टर का, तो जनरली हम उसे रिजोल्व करते हैं दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ठीक, तो हमारे लिए जितना भी काम होगा रेजोल्यूशन का, क्या हम दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करेंगे? ऑलमोस्ट 99%। कुछ सवालों में हमें दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन ना लेके कुछ अलग एंगल वाले डायरेक्शन में भी कंपोनेंट निकालने की जरूरत हो सकती है, बट दे आर वेरी रेयर प्रॉब्लम्स एंड सेल्डम बीइंग आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो मोस्टली हमें जब भी वेक्टर्स का रेजोल्यूशन करना है, तो हमें दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही वेक्टर्स का रेजोल्यूशन करना है। वेक्टर्स में कुछ भी हो सकता है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, ऑल दीज आर वेक्टर्स। तो किसी भी वेक्टर का रेजोल्यूशन करें तो वो रेजोल्यूशन हमेशा दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही हमें करना है। ठीक, समझे आप? क्लैरिटी है ये? सो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन फॉर रेजोल्यूशन टू बी डन, मैं क्या लिखा रहा था? वी नीड टू डिसाइड एक्सेस सिस्टम। अब ये चीज आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, लेकिन मैं फिर से आपको इसका रिकैप कराऊंगा। ये जो एक्सेस सिस्टम है, ये एक्सेस सिस्टम हम जनरली दो यूज करते हैं।
दो नहीं, तीन यूज करते हैं, बट ठीक है, मैं उन चीजों को बताता चलता हूँ। एक है आपका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सेस सिस्टम। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सेस सिस्टम इज डिसाइडेड बाय ग्रेविटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट इज डिसाइडेड बाय ग्रेविटी? ग्रेविटी के डायरेक्शन में जो एक्सेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल, और ग्रेविटी के परपेंडिकुलर में जो डायरेक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। इस ये है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सेस। ठीक। दूसरा एक्सेस होता है पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सेस। पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सेस इज डिसाइडेड बाय सरफेस। सपोज एक इंक्लाइन प्लेन है, आपने प्रोजेक्टाइल मोशन किया है, इंक्लाइन प्लेन है, तो इंक्लाइन प्लेन में हम जनरली एक्सेस ऐसे लेते हैं, ये हो जाता है मेरा पैरेलल एक्सिस विच इज अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, और दूसरा एक्सिस हो जाता है परपेंडिकुलर एट 90 डिग्री टू द इंक्लाइंड प्लेन व्हिच इज कॉल्ड एज परपेंडिकुलर एक्सिस। तो पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस इज डिसाइडेड बाय सरफेस। सरफेस डिसाइड करता है कि पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस की डायरेक्शन कैसी है। क्या बात समझ में आ रही है? सो सो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस एक है, दूसरा पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस है। अब इसके साथ साथ एक और एक्सिस सिस्टम आ जाती है, याद करो, रेडियल टेंजेंशियल, जो हम लोगों ने सर्कुलर मोशन में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। आप में से बहुत से लोग इस चीज को रियलाइज कर पाओगे, हाँ वो भी एक सिस्टम होता है जो हम सर्कुलर मोशन में यूज करते हैं। क्या आप फील कर पा रहे हो? रेडियल टेंजेंशियल, याद है? मैंने आपको सर्कुलर मोशन की जब एनालिसिस बताई थी, तो मैंने आपको बताया था कि एक्सेस सिस्टम का चॉइस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब भी हम वेक्टर्स को रिजॉल्व करेंगे तो सबसे पहले रिजॉल्व करने के लिए हमें चाहिए होगा कि कौन सा एक्सेस सिस्टम आप ले रहे हो। दीज ऑल आर प्रैक्टिकल टिप्स गाइस, दिस विल ओनली हेल्प यू इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। न्यूटन लॉज में समझ डेवलप कर लिया, अब सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स है और कुछ नहीं है। क्या क्लैरिटी है ये? समझे आप? सो रेडियल टेंजेंशियल एक्सेस सिस्टम इज अनदर एक्सेस सिस्टम, बट रेडियल टेंजेंशियल एक्सेस सिस्टम जनरली हम लोग यूज करते हैं सर्कुलर मोशन में। सर्कुलर मोशन में जब हम न्यूटन लॉ लगाएंगे तब हम रेडियल टेंजेंशियल एक्सेस सिस्टम यूज करेंगे। ठीक है? समझ में आ रही है बात? क्या आप चीजों को लिंक कर पा रहे हो? क्या ये स्लाइड आपको क्लियर है? तो हमें एक्सेस सिस्टम डिसाइड करना बहुत जरूरी होता है। अब एक्सेस सिस्टम एक बार डिसाइड हो गया, मान लीजिए ये तीन एक्सेस सिस्टम है, अब सवाल आता है कि किसी भी गिवन सिचुएशन में हम कौन सा एक्सेस सिस्टम का चयन करें या चूज करें। विच एक्सेस सिस्टम शुड बी चूज इन एनी गिवन सिचुएशन? तो इसका आंसर ऐसे आता है कि हमें वो एक्सेस सिस्टम चूज करना चाहिए। क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, कुछ बच्चों को क्वेश्चन समझ में नहीं आया, दे हैव रेजिंग देयर हैंड, दे हैव नॉट अंडरस्टूड द क्वेश्चन। मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन आपके सामने ये है कि कौन सा एक्सेस सिस्टम किसी भी सिचुएशन में बेहतर है या बेटर है। तो वो एक्सेस सिस्टम किसी भी सिचुएशन में बेटर है जहां पे हमें मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स को रिजॉल्व करने की जरूरत पड़े। गुड, गुड। कुछ लोगों ने इसको आंसर किया है। मैं फिर से बोलता हूं, कौन सा एक्सेस सिस्टम किसी भी सिचुएशन में बेहतर है? तो वो एक्सेस सिस्टम किसी भी सिचुएशन में बेहतर है जिसमें हमें मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स को रिजॉल्व करने की जरूरत पड़े। दिस इज व्हाट इज द फंडा। तो मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स को जिस एक्सेस सिस्टम में हमें रिजॉल्व करने की जरूरत पड़े, हम उसी एक्सेस सिस्टम का चूज करेंगे या चयन करेंगे उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को बनाने के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी सटल पॉइंट, यू ऑल शुड अंडरस्टैंड दिस। क्या क्लैरिटी है? एकदम क्लियर हुआ कि एक्सेस सिस्टम कौन सा बेहतर है किसी भी सिचुएशन में? इसका आंसर कहां से मिलेगा? वो एक्सेस सिस्टम उस सिचुएशन में चूज करें जिसमें हमें मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स को रिजॉल्व करने की जरूरत पड़े। करेक्ट? क्लियर है ये? मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स को रिजॉल्व करने की जरूरत पड़े। ठीक है? दिस इज व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग दैट वी हैव। क्लियर है ये? चलिए, समझा आपने? ये आपके दिमाग में रजिस्टर हुआ, राइट? इसको लिख लें किसी जगह पे, लिख लिख के इन सब पॉइंट्स को प्रैक्टिस करें, लिख लिख के प्रैक्टिस करें। लिखने के बाद फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग में आप इसको अप्लाई कर पाओगे। ये याद रहना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स है, याद रहना चाहिए, तभी आप इन्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज कर पाएंगे। क्लैरिटी है ये? आगे बढ़ते हैं। अब एक बार आपने रिजोल्यूशन समझ लिया, रिजोल्यूशन समझ लिया, फिर आपने ये भी समझ लिया कि हम किस एक्सेस सिस्टम का चयन करें। इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है कि जब हम न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे, ठीक, न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे, तो न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई करने के लिए अगर हम इक्वेशन देखें, वो है ये। ठीक,
तो न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई करने के लिए मुझे ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक। ये वैल्यू अगर मैं निकाल लिया, मास इज नोन टू मी, ये नोन रहता है जनरली, तो अगर मैं ये निकाल पाया तो मैं एक्सेलरेशन भी निकाल लूंगा। दिस कैन बी डिटरमिन्ड। तो क्वेश्चंस की वैरायटी कैसे होती है समझे। देखो ये रिवीजन है, तो मैं इसमें बहुत सारे इंसाइट्स ऐसे भी दूंगा जिससे आपको कुछ चीजें क्लिक करें, सो ध्यान दीजिएगा। तो एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन क्या होगा कि आप नेट फोर्स निकाल लो और फिर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन निकाल लो। दूसरा, आपको एक्सेलरेशन दे दी जाएगी और आपको नेट फोर्स निकालने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन लेता हूं, सपोज ये बोला गया कि एक बॉडी की एक्सेलरेशन है अलोंग एक्स एक्सिस, इट्स एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड अलोंग वाई एक्सिस इट्स एक्सेलरेशन इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बॉडी की मास जो है वो है 2 kg। क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन बॉडी, ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो देखो, तो अब समझेंगे, अगर बॉडी की नेट एक्सेलरेशन है एक्स एक्सिस में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो क्या एक्स एक्सिस में इसकी जो फोर्स है क्या वो हो जाएगी 2 इंटू 2 विच इज 4 न्यूटन, ठीक है। और वाई एक्सिस में इसके ऊपर लग रही फोर्स कितनी है, इज इट 2 मीटर पर 2 न्यूटन। तो अब इसका जो रिजल्टेंट है, क्या रिजल्टेंट ऐसा कुछ हो जाएगा, इज इट √20 न्यूटन विच इज 2√5 न्यूटन। क्या बात समझ में आई है? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? करेक्ट। सो 2√5 न्यूटन इज द नेट फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो एक बेसिक टाइप का क्वेश्चन है जहां पे एक्सेलरेशन दे दिया, आपसे नेट फोर्स पूछ लिया। दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या होगा, दूसरा टाइप का ये क्वेश्चन होगा कि आपको नेट फोर्स निकालना है और फिर अकॉर्डिंगली एक्सेलरेशन निकालना है। नेट फोर्स निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, मतलब क्या, हम इस क्वेश्चन पे आ गए। मान लो ये F1 वेक्टर है, मान लो ये F2 वेक्टर है, मान लो ये F3 वेक्टर है, मान लो ये F4 वेक्टर है, मान लो ये F5 वेक्टर है, मान लो ये F6 वेक्टर है, और मान लो एक बॉडी के ऊपर लग रहा है जिसकी मास है 2 kg। हमें एक्सेलरेशन नेट निकालना है, क्या करें? क्या कंपोनेंट ओपोनेंट निकाल के फाइनली एक, मान लो y एक्सिस की तरफ लग रहा है, एक एक्सिस की तरफ लग रहा है, क्या नेट फोर्स इस तरफ लग रहा है, ये है मेरा नेट फोर्स, यस और नो? तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, जिधर नेट फोर्स है क्या उधर एक्सेलरेशन होगा, तो एक्सेलरेशन हम निकाल लेंगे। यस नो में भी क्लियर है ये फंडा। सो ये दो वैरायटी के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो कि आपकी वेक्टर की समझ के ऊपर बेस्ड है। आई होप यू आर गेटिंग इट राइट। तो एफ नेट इक्वल टू एम इंटू ए में कुछ बेसिक इक्वेशन रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे जहां पे इधर एक्सेलरेशन दे दी जाएगी बॉडी की किसी भी दो डायरेक्शन में, और आपको नेट फोर्स पूछा जाएगा बॉडी के ऊपर, या फिर नेट फोर्स पहले निकालना होगा और फिर आपको एक्सेलरेशन वेक्टर की वैल्यू मिल जाएगी। समझे क्या? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग राइट। क्लैरिटी आ रही है? बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं ये सब बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोर्स के क्वेश्चंस होते हैं, जहां पे फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको यूटिलाइज करके क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। लेकिन अगर हम न्यूटन लॉ का एसेंस समझे, तो न्यूटन लॉ के एसेंस में अगर हम देखेंगे तो हमें बहुत सारा एनालिसिस करने को पड़ता है, हमें फोर्सेस निकालने पड़ते हैं, कौन सा फोर्सेस लग रहा है। हम कुछ ऐसा पढ़ते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम सुना है आपने? फ्री बॉडी डायग्राम। तो हम फ्री बॉडी डायग्राम समझते हैं। अब फ्री बॉडी डायग्राम क्यों समझते हैं ये आप समझे। देखिए न्यूटन का जो सेकंड लॉ है, फ्री बॉडी डायग्राम आप समझते हो सब लोग, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स व्हाट इज फ्री बॉडी डायग्राम, आपको उतना बेसिक आइडिया है। हम उसके ऊपर अभी डील करेंगे और क्लैरिटी आएगी आपको, बट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर फ्री बॉडी डायग्राम राइट। तो अब आप इस चीज को समझे ध्यान से। देखिए जब हम न्यूटन का सेकंड लॉ लगा रहे हैं तो न्यूटन का सेकंड लॉ में एफ नेट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब एफ नेट निकालने के लिए एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन होगा जहां पे एफ नेट आपको कुछ वैल्यूज दे दी जाएंगी, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जहां पे आपको एफ नेट निकालना पड़ेगा जो बॉडी के ऊपर लग रही है। वो निकालने के लिए आपको समझ होनी चाहिए फ्री बॉडी डायग्राम। अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम की समझ आपकी अच्छी है तब आप नेट एक्सटर्नल फोर्स जो बॉडी के ऊपर लग रही है वो आप सही तरीके से कैलकुलेट कर पाओगे। अगर आपका फ्री बॉडी डायग्रामिंग टेक्निक्स अच्छा नहीं है
तो आप नेट फोर्स के कैलकुलेशन में मिस्टेक करोगे, हेंस आप एक्सेलरेशन के कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दोगे। समझ में आ रही है बात? तो इसीलिए हमें नेट फोर्स सही तरीके से निकालना है, इसके लिए हम फ्री बॉडी डायग्राम या डायग्रामिंग टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मैं उसी के बारे में बात करूंगा। आइए अब नेक्स्ट स्लाइड में फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में बात होगी। तो एफबीडी टेक्निक्स या फ्री बॉडी डायग्राम, इसके बारे में मैं थोड़ी सी बातचीत करूंगा, लेकिन इससे पहले कुछ बेसिक बातें समझें। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा न्यूटन का थर्ड लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ आप समझते हो? न्यूटन का थर्ड लॉ मैं इसको ऐसे सम अप करता हूं कि फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी इज माइनस फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए। दिस इज व्हाट इज न्यूटन का थर्ड लॉ, where A and B are interacting bodies. Where A and B are interacting bodies. समझ में है? तो फोर्स अप्लाइड बाय A on B is minus फोर्स अप्लाइड बाय B on A. ये आपका न्यूटन का थर्ड लॉ है। Where A and B are interacting bodies. अब आप कुछ भी सोच लो इंटरेक्टिंग बॉडी, मान लो स्ट्रिंग एंड ब्लॉक। तो स्ट्रिंग एंड ब्लॉक मतलब फोर्स अप्लाइड बाय स्ट्रिंग, force applied by string on block is minus force applied by block on string. सपोज ऐसा डायग्राम आपने बनाया, मैं ये सब थोड़ा थोड़ा डिस्कस करूंगा आपके साथ। ये मास है, ये स्ट्रिंग है। तो जो फोर्स मास स्ट्रिंग के ऊपर लगा रही है वही फोर्स स्ट्रिंग मास के ऊपर भी लगाएगी। दिस इज व्हाट इज न्यूटन थर्ड लॉ। सपोज मैं एक और केस लेता हूं ऐसे, ये मास है, ये ग्राउंड है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फोर्स अप्लाइड बाय मास ऑन ग्राउंड is minus force applied by ground on mass. समझेंगे? समझेंगे? So this is what is the Newton third law. अब न्यूटन थर्ड लॉ आपके फ्री बॉडी डायग्रामिंग टेक्निक्स में बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत ज्यादा। यहाँ पे अगर आप मेरे नोट्स देखोगे, मैंने वहां पे एक पॉइंट लिखाया था, उस पॉइंट को मैं यहाँ पे लाना चाहूंगा आपके लिए फिर से, कि रियल फोर्सेस, कोई बता सकता है मैं क्या बोलने वाला हूँ? एनीबडी volunteer to say? Real forces never occur, अभी बोलो कोई, singly. They always occur in, याद आ रहा है? Pairs. Real forces कभी भी सिंगली अकर नहीं करते, they always occur in pairs. तो कोई भी रियल फोर्स अगर होगा, याद रखना रियल फोर्स, क्यों बोल रहे हैं रियल फोर्स सर? क्योंकि इसी न्यूटन लॉ में आप एक और नए टाइप के फोर्स के बारे में पढ़ते हो जिसका नाम है स्यूडो फोर्स। तो स्यूडो फोर्स इसलिए है बिकॉज वो रियल फोर्स नहीं है, वो फॉल्स फोर्स है। तो स्यूडो फोर्स कभी भी एक्शन रिएक्शन पेयर का या एक्शन रिएक्शन लॉ को फॉलो नहीं करेगा, बट कोई भी रियल फोर्स अगर है वो हमेशा एक्शन रिएक्शन के लॉ को फॉलो करेगी। समझ में आ रही बात? मतलब force exerted by A on B is minus force exerted by B on A. तो कोई भी फोर्स अगर रियल है और अगर वो किसी बॉडी के ऊपर लग रहा है तो आप समझ जाइए कि उस फोर्स का मिरर इमेज भी इंटरैक्टिंग बॉडी के ऊपर लग रहा होगा। समझे क्या? जैसे कि वेट इज अ रियल फोर्स, वो रियल फोर्स हम फील कर सकते हैं। तो वेट इज व्हाट? इट इज अ फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ ऑन मास, एनी मास। तो ये फोर्स सिंगली अकर नहीं करेगा, क्योंकि हमें पता है कि फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ ऑन मास विल बी माइनस फोर्स अप्लाइड बाय मास ऑन अर्थ। यस और नो? मतलब अगर हमारे पास अर्थ है और हमारे पास मास है, तो मास के ऊपर मान लो एक फोर्स लगा mg डाउनवर्ड, तो क्या इसका मिरर इमेज लगेगा अर्थ के ऊपर विच विल बी mg अपवर्ड? समझा क्या? इसका मिरर इमेज लगेगा अर्थ के ऊपर विच विल बी mg upward. Did you understand this? I hope you are getting clarity, right? तो न्यूटन का थर्ड लॉ फ्री बॉडी डायग्रामिंग टेक्निक्स में बहुत हेल्पफुल होता है, तो इसीलिए हमें इसको थोड़ा सा पहले मैंने बताया। अब इसके बाद वी आर रेडी टू मूव इनटू फ्री बॉडी डायग्रामिंग टेक्निक्स। लेकिन
अगेन थोड़ा सा अभी अपने को डाइवर्जन लेना पड़ेगा। सबसे पहले हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें समझें, ठीक है। तो जो रियल फोर्सेस के बारे में हम बात करते हैं वो कौन कौन सी फोर्सेस हैं? वेट, टेंशन, नॉर्मल, फ्रिक्शन, स्प्रिंग फोर्स। क्या ये सब रियल फोर्सेस हैं जिनके बारे में बात करते हैं? पूरे एंटायर मैकेनिक्स में यही सब फोर्सेस अलग अलग फॉर्मेट में आपके सामने, अलग अलग प्रारूप में आपके सामने आती रहेंगी और आपको परेशान करती रहेंगी। तो बेटर है कि हम अपने बेसिक्स को अभी से स्ट्रॉन्ग कर लें। क्लैरिटी है ये एवरीवन? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। क्लियर है? जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके ओके फाइन। सो force exerted by earth on mass is minus of force exerted by mass on earth, right? I hope you have understood this, right? So now once we have understood this, now we need to have a good understanding about different types of real forces which we encounter in all sorts of problems of Newton law, right? आइए मिलके करते हैं। सबसे पहला जो फोर्स देखेंगे वो है वेट फोर्स। इसको थोड़ा अच्छे से करते हैं क्योंकि इसके बाद फ्री बॉडी हमारा अच्छा हो जाएगा। अच्छा, वेट फोर्स, कोई भी बॉडी जिसका मास है उसके ऊपर वेट फोर्स लगेगा। एनी बॉडी हैविंग मास will be acted upon by वेट फोर्स। समझे क्या? चलो, वेट फोर्स किसी भी फोर्स के संबंध में, सुने ध्यान से, किसी भी फोर्स के संबंध में हमें क्या क्या पता होनी चाहिए? उसकी मैग्नीट्यूड, उसकी डायरेक्शन, क्यों? क्योंकि वो वेक्टर है। और तीसरा होता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पीओए। कोई भी फोर्स हो तो हमें इसके बारे में ये तीनों चीजें पता होनी चाहिए। क्या क्या? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सेंटर ऑफ मास चैप्टर में, रोटेशनल मोशन में, जो कि हम लोग कवर करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए जब मैं रिवीजन में आपको बेसिक न्यूटन लॉ पढ़ा रहा हूं, तो अभी फिलहाल के लिए हम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन वाले को थोड़ा साइड में रख सकते हैं, उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन बाद में इसकी जरूरत पड़ेगी। सो मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, ये हम मेजरली फोकस करेंगे। तो किसी भी फोर्स के संबंध में हमें उसके मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन क्या है इसके बारे में पता होना चाहिए। तो वेट फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेट फोर्स इज मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेट फोर्स, ऑलवेज मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। डायरेक्शन, डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स क्या? सेंटर ऑफ अर्थ। हमेशा ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। डोंट से डाउन, डोंट से डाउन। इज इट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ? अगर डाउन बोलोगे तो वेट फोर्स को इधर लगा दोगे, गलत है। इज इट ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेट फोर्स, यस और नो? यहाँ पे अगर डाउन बोलोगे तो ऐसे लगा दोगे, गलत है। इज इट ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ? यस। ये मान लो अर्थ है, अर्थ के अलग अलग पॉइंट पे हम वेट फोर्स निकाल रहे हैं। क्लैरिटी है ये? सो इट इज ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। क्लैरिटी है ये? नॉट डाउन, नॉट से डाउन, क्योंकि ऑलवेज एक्टिंग डाउन, ये वाला स्टेटमेंट रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस में इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं, बिकॉज ये एनसीईआरटी का लाइन है। तो रीजनिंग टाइप क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि वेट ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड, इज इट अ करेक्ट स्टेटमेंट? नो, वेट डज नॉट एक्ट डाउनवर्ड, वेट ऑलवेज एक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। दिस इज कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। क्लियर है ये पॉइंट? अच्छा, इसका जनरली ये लगता क्या है? इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के बारे में बात कर सकते हैं। इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या होता है? इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द बॉडी। ये ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द बॉडी से एक्ट करता है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द बॉडी मतलब स्फीयर लिया, स्फीयर का ज्योमेट्रिकल सेंटर, क्यूब लिया, क्यूब का ज्योमेट्रिकल सेंटर, क्यूबॉइड लिया, क्यूबॉइड का ज्योमेट्रिकल सेंटर।
ज्योमेट्रिकल सेंटर आप समझते हो फ्रॉम योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री, राइट? तो ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है? ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द बॉडी, ठीक। सो दिस इज व्हाट इज वेट फोर्स। वेट के बाद हम बात करेंगे टेंशन। आई होप ये स्लाइड सबको क्लियर है। मैं इस स्लाइड को समअप नहीं किया। इज दिस स्लाइड क्लियर टू एवरीवन? इसमें सबसे बड़ा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है कि किसी भी फोर्स के संबंध में हमें क्या जानना चाहिए, वो मैंने आपको बताया, ठीक है। और इस वेट फोर्स का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के बारे में बताया। यही हमें सीखना, तो हमने सीख लिया। नेक्स्ट है टेंशन। अच्छा, टेंशन क्या है? टेंशन बेसिकली कहाँ पाया जाता है? इट अकर्स इन व्हाट? इट अकर्स इन स्ट्रिंग्स, इट अकर्स इन रोप्स, इट अकर्स इन वायर्स, ठीक है, थ्रेड्स, ठीक है, स्टिक या रॉड, वहां पे भी टेंशन फोर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टेंशन फोर्स है। तो टेंशन फोर्स कहाँ एग्जिस्ट करता है, ये हम लोगों ने समझा, ठीक है। अच्छा, अब देखो, टेंशन फोर्स विल ऑलवेज बी डायरेक्टेड along the length of string, wire, rope, etc. मतलब मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को मैं एक स्ट्रिंग की मदद से ऐसे खींच रहा हूँ। ये सपोज मेरा हाथ है, मैं स्ट्रिंग की मदद से ऐसे खींच रहा हूँ। तो इस इस स्ट्रिंग में जो टेंशन फोर्स डेवलप होगा, इट विल ऑलवेज बी अलोंग द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग। ऐसा नहीं होगा कि इस स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स, मान लो स्ट्रिंग ऐसा है और टेंशन फोर्स ऐसे डेवलप हो गया, इधर टेंशन फोर्स लग गया, ये पॉसिबल नहीं है। जिधर स्ट्रिंग रहेगी, स्ट्रिंग के लेंथ के अलोंग ही टेंशन फोर्स एक्ट करेगा। अब टेंशन फोर्स इसमें और दो तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो भी मैं समझा रहा हूँ, आपको क्लैरिटी आएगी। तो विल ऑलवेज बी डायरेक्टेड अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, वायर, रोप, एटसेट्रा। ऑलवेज बी डायरेक्टेड अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, वायर। इट विल नेवर बी एक्टिंग एट एन एंगल टू द वायर से किसी एंगल पे टेंशन फोर्स लग रहा है, ऐसा नहीं होगा। क्लियर है ये? हाँ, आप टेंशन फोर्स के कंपोनेंट कर सकते हो, वो अलग बात है। बट टेंशन फोर्स हमेशा एग्जिस्ट करेगी किधर? अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। क्या मेरी बात समझिए सबने? कोई इश्यू नहीं है। नेक्स्ट, टेंशन ऑलवेज पुल्स द ऑब्जेक्ट टू विच it is connected. Very important. It tension always pulls the object to which it is connected. इसको मैं और अच्छा करता हूँ, अदरवाइज यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है। टेंशन इन स्ट्रिंग, वायर, रोप्स ऑलवेज pulls the object to which is connected. देखिए, स्ट्रिंग्स, वायर, रोप, नॉट इन स्टिक एंड रॉड। स्टिक एंड रॉड में क्या होता है कि टेंशन कैन ऑल्सो पुश द बॉडी। समझे क्या क्या बोलना चाहता हूँ? मैं बताता हूँ। देखो, सपोज ये एक मास है। अगर मैंने यहाँ पे एक रस्सी लगाई है, सपोज दिस इज स्ट्रिंग, तो मैं इसको पुल कर सकता हूँ, खींच के इस मास को मूव करा सकता हूँ। अगर मैं स्ट्रिंग लगाया एक ब्लॉक के साथ और स्ट्रिंग को मैंने पुश किया, तो वो ब्लॉक मूव नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगा। यस और नो? समझे मैंने क्या बोला? मतलब मैं इस स्ट्रिंग को ऐसे पुल करके इस ऑब्जेक्ट को खींच सकता हूं। अगर मैंने पुश किया स्ट्रिंग को, तो स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगा और ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं करेगा। क्लियर है ये पॉइंट? सो टेंशन इन स्ट्रिंग ऑलवेज पुल्स द ऑब्जेक्ट टू विच इट इज कनेक्टेड। ठीक। टेंशन इन रॉड्स और वायर्स कैन पुल as well as push objects connected at its end. क्या ये समझा आपको? टेंशन इन रॉड्स और वायर्स कैन पुल एज वेल एज पुश ऑब्जेक्ट्स कनेक्टेड एट इट्स एंड। क्या ये क्लियर है सबको फंडा? एवरीवन, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, राइट? वायर मतलब रिजिड वायर। वायर मतलब ऐसा वायर नहीं जो हम फ्यूज वायर्स में जो लगाते हैं, वो वायर नहीं।
वो वायर थोड़ी सी फोल्ड हो जाएगी। ऐसे वायर जो रिजिड है, या रॉड्स जो रिजिड है, रॉड्स या स्टिक बोल लो, वायर भी जो रिजिड है उनसे आप पुश कर सकते हो। यस और नो? क्लियर है ये? ओके ओके, क्लियर है ये पॉइंट? अच्छा, नेक्स्ट ध्यान से देखो, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये एक स्ट्रिंग है, ये एक ब्लॉक है, ठीक है। अब मैं इस स्ट्रिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, स्ट्रिंग के बारे में सोचते हैं। और ये ब्लॉक को भी देख लेते हैं, बिकॉज हमने वेट फोर्स भी पढ़ लिया। अब अगर हम देखें इस ब्लॉक के ऊपर, इस ब्लॉक के ऊपर क्या क्या फोर्स लग रही है? एक लग रही है mg नीचे, राइट। दूसरी लग रही है ये स्ट्रिंग जो फोर्स लगा रहा है इस ब्लॉक के ऊपर। अब स्ट्रिंग जो ये फोर्स लगाएगा इस ब्लॉक के ऊपर, ये समझो, ये मान लो आपकी सीलिंग है, ये स्ट्रिंग को मैंने ऐसे दिखा दिया और इसको थोड़ा सा गैप दिखा रहा हूँ। वैसे गैप नहीं है स्ट्रिंग और सीलिंग के बीच में, बट ये गैप दिखा रहा हूँ ताकि मैं टेंशन फोर्स को सही तरीके से दिखा पाऊँ, और कहाँ पे किसके ऊपर कहाँ कहाँ किस डायरेक्शन में लग रहा है ये मैं दिखा पाऊँ। आइए, ये जो वायर है, सबसे पहले सोचिए कि टेंशन हमेशा जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर भी लगता है उसे हमेशा पुल करता है, अगर ये वायर है तो। मतलब सॉरी, स्ट्रिंग या स्ट्रिंग, थ्रेड, रोप अगर ये है तो हमेशा पुल करेगा टेंशन। तो क्या इस एंड ऑफ द स्ट्रिंग में टेंशन ऐसे लगेगा? बिकॉज टेंशन हमेशा पुल करेगा, पुश नहीं कर सकता। पुल करेगा, पुश नहीं कर सकता। पुल करेगा, पुश नहीं कर सकता। क्या क्लैरिटी है ये? तो इधर पुल किया, इस एंड पे भी क्या ये ऐसे पुल करेगा? क्योंकि कोई भी एंड पे जिसके ऊपर भी टेंशन लग रहा है पुल ही करेगा। तो स्ट्रिंग को भी पुल किया। देख, अब इस ऑब्जेक्ट को देखते हैं, इस ऑब्जेक्ट को भी टेंशन क्या करेगा? पुल करेगा। ये देख, अब ये जो दो टेंशन है इनको थोड़ा ध्यान से देखो। क्या ये जो टेंशन है, क्या ये लग रहा है स्ट्रिंग के ऊपर? और ये जो टेंशन है, क्या ये लग रहा है ब्लॉक के ऊपर? क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ये जो दो टेंशन है दे आर फॉर्मिंग एक्शन रिएक्शन पेयर? क्या ये सबको समझा है? दे आर फॉर्मिंग एक्शन रिएक्शन पेयर। क्या ये सबको समझा है एवरीवन? करेक्ट। तो ये दे आर फॉर्मिंग एक्शन रिएक्शन पेयर। क्या क्लैरिटी है ये? अब देखो यहाँ पे ये जो टेंशन है, ये टेंशन किसके ऊपर लग रही है? स्ट्रिंग के ऊपर। और इसका मिरर इमेज, बिकॉज सिंगली अकर नहीं करेगा, इसका मिरर इमेज किसके ऊपर लगेगा? सीलिंग के ऊपर, ऐसे। ठीक है। तो ये जो टेंशन है ये किसके ऊपर लग रही है? ये सीलिंग के ऊपर लग रही है। क्या आप ये समझ पा रहे हो कि ये दो टेंशन जो हैं, ये दो टेंशन आर दे फॉर्मिंग अगेन एक्शन रिएक्शन पेयर? क्या ये समझ में आ रहा है एवरीवन? ये एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म कर रही है। क्या ये क्लैरिटी है ये? तो टेंशन जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर भी लगती है, टेंशन इन किसमें? स्ट्रिंग, रोप्स या थ्रेड्स में। तो जब भी हम स्ट्रिंग टेंशन इन स्ट्रिंग, थ्रेड्स या रोप्स की बात करें, तो क्या वो हमेशा जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर भी टेंशन लगती है, क्या उसे हमेशा पुल करती है, पुश नहीं कर सकती? क्या क्लैरिटी है ये पॉइंट? एवरीवन क्लियर है? गुड। तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग हुई टेंशन फोर्स की। इट ऑलवेज पुल्स। तो मैंने क्या क्या पॉइंट्स लिखाए हैं एक बार मैं आपको रिकैप करवाता हूँ। स्ट्रिंग, रोप, वायर, थ्रेड, स्टिक, रॉड, इसमें टेंशन एग्जिस्ट करती है। ऑलवेज डायरेक्ट अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, वायर, रोप एटसेट्रा। हमेशा स्ट्रिंग, वायर और रोप के लेंथ के अलोंग होगी, लेंथ छोड़ के किसी और एंगल पे नहीं जाएगी। क्लैरिटी है ये? लेकिन आप ऑब्वियसली टेंशन के कंपोनेंट्स ले सकते हो, बट टेंशन एग्जिस्ट तो करेगी हमेशा रोप, वायर या थ्रेड या स्ट्रिंग जो भी है उसके अलोंग। क्लैरिटी है ये? टेंशन स्ट्रिंग ऑलवेज पुल्स द ऑब्जेक्ट टू बी डिस्कनेक्टेड। हमेशा पुल करेगी, जिस ऑब्जेक्ट के साथ भी स्ट्रिंग कनेक्टेड है और टेंशन लग रही है, क्या उसे हमेशा पुल करेगी, पुश नहीं कर सकती। क्लैरिटी है ये? इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हमने ये टेंशन कैसा लग रहा है स्ट्रिंग के अलग अलग सेक्शन के ऊपर और इस मास के ऊपर जिसके साथ स्ट्रिंग कनेक्टेड है, वो मैंने दिखाने की कोशिश की। अब इसको थोड़ा और अच्छा करते हैं। सपोज मैं आपसे पूछता हूं इस सेक्शन पे टेंशन किधर लग रहा है, तो इस सेक्शन पे टेंशन किधर लग रहा है ये जानने के लिए मैं यहां से क्या करता हूँ, स्ट्रिंग को कट करता हूँ। देखो ध्यान से, तो एक पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग हो गया ये,
और दूसरा पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग हो गया ये। ठीक है, अब समझते हैं कि इस एंड पे टेंशन किधर लगेगा और इस एंड पे टेंशन किधर लगेगा। तो टेंशन हमेशा ऐसे लगेगा स्ट्रिंग्स में या थ्रेड्स में कि वो हमेशा उसको पुल करे, ऐसे लगा दो। और क्या ये रियल फोर्स है तो सिंगल ही अकर नहीं करेगा, क्या इसका मिरर इमेज लगेगा इस एंड पे ऐसे। अब ये दोनों क्या एक्शन रिएक्शन पेयर बनाएंगे? हाँ, क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर है? यस, यस और नो? कि क्लैरिटी है, फंडा एकदम क्लियर है, 100%, नो इश्यू, राइट? श्योर, समझ में आई? तो किसी भी पॉइंट पे टेंशन की डायरेक्शन क्या है ये आप बता सकते हो, राइट? थ्रेड में जिस जहां पे भी लग रहा है, जहां पे भी टेंशन लग रहा है, आप उसकी डायरेक्शन अच्छे से बता सकते हो। क्या क्लियर है ये पॉइंट? ओके, तो ये है आपका टेंशन, राइट? तो हमने क्या पढ़ा? वेट पढ़ा, टेंशन पढ़ा। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट फोर्स पे, जिसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। इनके डिटेल्ड वीडियोस जो क्लास डिस्कशन के हैं वो कवर्ड हैं ऑलरेडी, वो आपको मिल जाएंगे अगर आप ऐप का एक्सेस है आपके पास। तो अभी हम इसको क्विकली इनको सम अप कर रहे हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाए, और अगर कुछ रिवीजन पॉइंट्स, अगर कुछ पॉइंट्स में हमारा लैक्यूना रह गया था तो उसे हम रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, सो नॉर्मल रिएक्शन। अब नॉर्मल रिएक्शन कब आता है? नॉर्मल रिएक्शन इट अराइजेस whenever two bodies come in physical contact। जब भी दो बॉडीज फिजिकल कांटेक्ट में आते हैं नॉर्मल रिएक्शन है। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक पॉइंट बोलना चाहता हूँ, ऐसा पॉइंट आपने बहुत बार फिजिक्स के क्वेश्चन में देखा होगा, बॉडी लीविंग अ सरफेस और लिविंग कांटेक्ट विद अनदर सरफेस। तो जब भी ऐसा स्टेटमेंट आपको दिखाई दे फिजिक्स के सवालों में, इसका मतलब होता है नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाना, तभी पॉसिबल है। ठीक, जैसे कि सपोज एक ऑब्जर्वर है या फिर एक पर्सन है यहाँ पे जमीन पे है, अगर वो जंप कर गया तो क्या उसका जमीन से कांटेक्ट छूट गया? तो क्या कांटेक्ट छूट जाना मतलब नॉर्मल रिएक्शन क्या होना? जीरो होना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आई? तो कांटेक्ट छूट जाना मतलब नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाना। ठीक है, तो whenever two bodies come in physical contact we have normal reaction, body leaving contact with the surface normal reaction is zero। अब ये चीज आपने बहुत सारे केसेस में देखे हैं। लेटेस्ट जो आपके दिमाग में रहना चाहिए वो है सर्कुलर मोशन। क्या सर्कुलर मोशन में याद करो, हमने एक मार्बल को एक ऐसे राउंड सर्कुलर एक स्ट्रक्चर में घुमाया था, तो कहीं पे वो सर्कल का कांटेक्ट छोड़ देगा। याद है कुछ वेलोसिटीज के बारे में हमने बात की थी, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए तो पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेगा, उससे कम है तो वो सर्कुलर पाथ को छोड़ देगा या सर्कल के साथ कांटेक्ट छूट जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। क्या हमने ऐसी कुछ बातें की थी? तो याद करो, हम मैंने आपको ये बताया था कि कांटेक्ट छूट जाना मतलब नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाना। समझे? अब ये कॉन्सेप्ट आप किनेमेटिक्स के साथ भी लिंक कर सकते हो। याद करो, हमने ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़े थे, ड्रॉप्ड, व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉप्ड। सपोज आपने ये पेंसिल, सपोज ये पेंसिल मैंने अपने पॉकेट में रखा और मैं दौड़ रहा हूं, क्या ये पेंसिल मेरे साथ भाग रहा है? मेरे साथ मेरी जो एक्सेलरेशन है, क्या इस पेंसिल की भी एक्सेलरेशन वही है? क्यों? क्योंकि ये पेंसिल मेरे साथ कांटेक्ट में, दिस इज अ नॉर्मल रिएक्शन व्हिच इज एक्टिंग ऑन दिस पेंसिल व्हिच इज एक्सेलरेटिंग इट विद दैट एक्सेलरेशन व्हिच आई एम हैविंग। एक बार ड्रॉप हो गया, ये जब ये ड्रॉप हो जाएगा तो क्या ये अर्थ के इन्फ्लुएंस में आ जाएगा, मतलब इसकी एक्सेलरेशन जी हो जाएगी। बट बिकॉज मेरे से कांटेक्ट छूट गया है तो मैं जो नॉर्मल डायरेक्शन उस पर लगा रहा था वो मैं नहीं लगा पाऊंगा, तो उसकी एक्सेलरेशन वो नहीं होगी जो मेरी होगी, लेकिन क्या उसकी वेलोसिटी एट द टाइम ऑफ लीविंग वही होगी जो मेरी वेलोसिटी थी उस टाइम पे। क्या ये कॉन्सेप्ट आप लिंक कर पा रहे हो किनेमेटिक्स का? यस और नो एवरीवन? आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्यों क्यों हम ये बोलते हैं कि जब बॉडी मेरे, जब ये फॉर एग्जांपल ये मेरे पॉकेट में, मैं दौड़ रहा हूँ, मेरी कुछ एक्सेलरेशन, तो इसकी भी तो वही एक्सेलरेशन है। अब सोचो लॉजिकली, लॉजिकली सोचो, न्यूटन लॉ के हिसाब से इसकी एक्सेलरेशन वही है। अब वो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर ग्राउंड पे बैठ के सोच रहा है बेटा इसको एक्सेलरेशन कैसे मिला, तो वो फोर्स का एनालिसिस करेगा।
तो वो देखेगा कि बेटा ये मेरे साथ कांटेक्ट में है, तो मेरे बॉडी के साथ कांटेक्ट में आया मतलब नॉर्मल रिएक्शन आया, क्या समझे? और वही नॉर्मल रिएक्शन इसको एक्सीलरेट करा रहा है उस एक्सरसाइज से जिससे मैं भाग रहा हूँ। नहीं समझा? क्लियर है ये पॉइंट? डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? डिड यू अंडरस्टैंड? क्लियर है ये पॉइंट? ओके, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो बॉडी लीविंग कांटेक्ट विद द सरफेस, इसका मतलब होता है नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाना। बॉडी ड्रॉप्ड, नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो गया, इसीलिए बॉडी ड्रॉप हो गया और उसको जो पेरेंट बॉडी है उसकी एक्सेलरेशन नहीं मिल पाई, राइट? सो दैट इज व्हाट द अंडरस्टैंडिंग इज। अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन बॉडीज के ऊपर ऐसे लगेगी, नॉर्मल रिएक्शन बॉडीज के ऊपर ऐसे लगेगी कि it will always try to compress the body. तो हमेशा बॉडी को क्या करने की कोशिश करेगी? कंप्रेस करने की कोशिश करेगी, दबाने की कोशिश करेगी। नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगी, राइट? इसके बाद नॉर्मल रिएक्शन में एक और इंपॉर्टेंट सटल पॉइंट होता है, वो क्या होता है कि व्हेन नॉर्मल रिएक्शन acts on circular or spherical bodies, they act in such a direction, in such a way that normal reaction always passes, क्या लिखना चाहता हूं, कोई बता सकता है? passes through center of circle or sphere। तो नॉर्मल रिएक्शन जब भी स्फीयर के ऊपर या सर्कुलर, किसी भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर लगती है तो वो हमेशा, नॉर्मल रिएक्शन डायरेक्शन ऐसी होती है कि अगर आप उसे एक्सटेंड कर दो तो वो हमेशा सेंटर ऑफ द स्फीयर या सेंटर ऑफ द सर्कल से गुजरे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत काम आएगा, क्लैरिटी है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सुने ध्यान से, कि नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगेगी जब दो बॉडीज कांटेक्ट में होंगी। सुनो, जब दो बॉडीज कांटेक्ट में है तो नॉर्मल रिएक्शन डायरेक्शन हम कैसे निकालें? तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक परपेंडिकुलर खींचना पड़ेगा। तो ये जो परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर इधर हम खींच सकते हैं बोथ द सरफेसेस इन कांटेक्ट के ऊपर, एनी वन ऑफ द सरफेसेस इन कांटेक्ट के ऊपर। और अगर हम किसी भी कांटेक्ट सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर ना खींच पाए, देन वी हैव टू टेक टू components of normal reaction if we are not able to draw perpendiculars to any of contact surface। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, बहुत काम आती है, बेसिक। अब इसको हम समझते हैं, जैसे कि सपोज एक ब्लॉक है ये और ये जमीन के साथ कांटेक्ट में है। अभी अगर आप इन दोनों को सेपरेट करके देखो, ये है ब्लॉक का कांटेक्ट सरफेस और ये है जमीन का कांटेक्ट सरफेस, जहां पे दोनों कांटेक्ट में है। तो अगर मैं परपेंडिकुलर खींचूं तो जो परपेंडिकुलर मैं इस ब्लॉक के सरफेस के ऊपर खींच रहा हूं वही को एक्सटेंड कर दूं तो वो इस ग्राउंड के सरफेस के ऊपर भी परपेंडिकुलर ही है। तो यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर दोनों के ऊपर खींच पाया, ठीक। दूसरा एग्जांपल देखो, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ एवरीवन? आपको समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग एवरीवन? दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, एग्जांपल 2, फील करें। सपोज ये क्लासिक एग्जांपल है, ये एग्जांपल्स मैंने आपको लेके सिखाया है, समझे। सपोज ये एक लैडर है, लैडर ऐसे रखी गई है ग्राउंड। अब अगर आप लैडर को देखोगे, ये वाले पोर्शन को अगर आप देखोगे, इसको मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ, ये देखो ऐसा है कुछ। अभी अगर आप ध्यान से देखोगे, ये मेरा कांटेक्ट, जो इस लैडर का कांटेक्ट है जमीन के साथ, वो एक पॉइंट पे हो रहा है। अब अगर आप देखोगे, इसको थोड़ा सेपरेट करके देखो, आपको फील आएगी।
ये मेरा लैडर है और ये मेरा जमीन है। अब मैं परपेंडिकुलर किसके ऊपर खींच पा रहा हूँ? क्या मैं दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर खींच पा रहा हूँ? ध्यान से देखो। तो मैं अगर परपेंडिकुलर खींचूंगा, देखो ये परपेंडिकुलर इस सरफेस के ऊपर हुआ, लेकिन इस लैडर के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं हुआ। ये इट इज नॉट परपेंडिकुलर टू लैडर, नॉट परपेंडिकुलर टू लैडर, दिस इज परपेंडिकुलर टू ग्राउंड। तो क्या हम दोनों सरफेस पे परपेंडिकुलर खींच पाए? नहीं। लेकिन क्या एक पे खींच पाए? हाँ। तो जिस डायरेक्शन में एक पे हमने परपेंडिकुलर खींच ली, उसी डायरेक्शन में नॉर्मल डायरेक्शन लगेगी, और ऐसे लगेगी कि वो हमेशा बॉडीज को कंप्रेस करे। तो नॉर्मल डायरेक्शन जो लैडर के ऊपर लगेगी, क्या वो ऐसे लगेगी? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल डायरेक्शन। और नॉर्मल डायरेक्शन जो अर्थ के ऊपर लगेगी, थोड़ा सा सेपरेट करके दिखा रहा हूं, क्या वो ऐसे लगेगी? सर ये क्या बात हुई, नॉर्मल डायरेक्शन अर्थ के ऊपर, ये क्या बात हुई सर? बता रहा हूं कि यहाँ पे फोर्स एक्सर्टेड बाय लैडर ऑन अर्थ इज माइनस फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन लैडर। एवरीवन प्लीज गाइस, काफी मेहनत लगता है, रिस्पॉन्ड किया करो। क्या क्लैरिटी है? ये फोर्स एक्सर्टेड बाय लैडर ऑन अर्थ, ये कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, इसमें मेहनत लगती है, रेस्पॉन्ड किया करो। क्या क्लैरिटी है? ये फोर्स एक्सर्टेड बाय लैडर ऑन अर्थ, इट इज नॉट ए एनसीईआरटी रीडिंग सेशन गोइंग ऑन, प्लीज। हाँ, समझेंगे ध्यान से आप, ये पूरा आईक्यू बेस्ड है, आपको रेस्पॉन्ड करना है। फोर्स एक्सर्टेड बाय लैडर ऑन अर्थ इज माइनस फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन लैडर। तो क्या लैडर और अर्थ के बीच में इंटरेक्शन हो रहा था? तो फोर्स एक्सर्टेड बाय लैडर ऑन अर्थ, नॉर्मल रिएक्शन, बिकॉज दो सर्फेसेस कांटेक्ट में जब आते हैं तो नॉर्मल रिएक्शन पैदा होता है। एंड फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन लैडर, वो भी नॉर्मल रिएक्शन है। तो ध्यान से देखो, ये दो नॉर्मल रिएक्शन एक्शन रिएक्शन पेयर बना रहे हैं, और देखो ये दो इंटरेक्टिंग बॉडीज जो थी, ये दोनों के ऊपर लग रहे हैं। एक लग रहा है लैडर के ऊपर, दूसरा लग रहा है अर्थ के ऊपर। क्या यही दो इंटरेक्टिंग बॉडीज थे? ए बी में क्या दिख रहा है? ए में लैडर है और बी में अर्थ है। क्या यही दो इंटरेक्टिंग बॉडीज हैं? तो देखो नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगी। क्या नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लग रही है? क्या ये दोनों को मतलब दोनों इंटरेक्टिंग बॉडीज को, लैडर को और अर्थ को, क्या दोनों को कंप्रेस कर रही है, दबा रही है? देखो 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 देखो, क्या लैडर को भी दबा रही है, पुश कर रही है, कंप्रेस कर रही है, और क्या अर्थ को भी दबा रही है? क्या मेरी बात समझ में आई है? आई होप यू अंडरस्टूड दिस, राइट? वेरी गुड, वेरी गुड, क्लैरिटी है ये। सो दिस इज द सेकंड एग्जांपल। अब इसके ऊपर मैंने डिटेल एग्जांपल्स में एनालिसिस करके दिखाया है, वो मैं उसके ऊपर और नहीं जाऊंगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट। थर्ड एग्जांपल जो मैं लूंगा, जहां पे हम किसी भी सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं खींच सकते। अब इसको फील करो। सपोज मेरे पास ऐसा एक एज है, और इस एज के ऊपर मेरे पास इस टाइप से एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ध्यान से देखना, फील करना। अब ये देखो, इस एज के ऊपर कांटेक्ट में, तो अभी मैं किसी भी, जब ये एज के ऊपर आ गया, अब सवाल ये आता है कि ये एज, ये वाला सरफेस अगर मैं देखूं, ये एज को मैं किस सरफेस का पार्ट मानूं? इस सरफेस का या इस सरफेस? कंफ्यूजन, राइट? कंफ्यूजन, किस सरफेस का पार्ट है? बिकॉज ये एज है, तो ये तो इस लाइन के ऊपर भी है और इस लाइन के ऊपर भी, इसको किस लाइन का पार्ट माने? कंफ्यूजन है। तो यहाँ पे हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हम इसी सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर खींच देंगे, गलत है, बिकॉज ये पॉइंट तो दोनों सरफेस का पार्ट है, राइट? करेक्ट। और इसका देखो, ये जो अभी दूसरा वाला बॉडी है, इसको देखो, ये भी एक पॉइंट के साथ कांटेक्ट में आएगा। तो अभी अगर देखोगे, इस पॉइंट पे तुम एक ऐसे ऐसे मोड पे पहुंच रहे हो जहां पे तुम किसी भी सरफेस के ऊपर नॉर्मल नहीं खींच सकते। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन को तुम क्या करोगे? तुम नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट ले लोगे, एक वर्टिकल कंपोनेंट, दूसरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्या समझा है? क्या समझा? दो कंपोनेंट ले लोगे। तो अगर आप किसी भी कॉन्टेक्ट सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर ना खींच पाओ, तो क्या उस केस में आपको नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट कर देने हैं, एक हॉरिजॉन्टल, दूसरा वर्टिकल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है ये पॉइंट? सो दिस इज व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन ऑल अबाउट। क्या क्लैरिटी है ये? तो हम लोगों ने अब मेजर तीन फोर्सेस के बारे में पढ़ लिया। एक है वेट, दूसरा है टेंशन, तीसरा है नॉर्मल। नाउ वी आर रेडी टू मूव इनटू फ्री बॉडी डायग्रामिंग टेक्निक्स। ठीक है? क्या आज जितनी चीजें बताई गई हैं, क्या आज जितनी चीजें बताई गई हैं, क्या सबको पूरी क्लैरिटी आई? ऑलमोस्ट हम 1.5 घंटा इसके ऊपर बात कर चुके हैं, ऑलमोस्ट 1.5 आवर। मैं पेस को ऐसे रखा हूं कि एक एवरेज से एवरेज बच्चा, एक बिलो इंटेलिजेंस का बच्चा भी चीजों को समझ पाए। क्या आपको
समझ आया, ठीक है। अभी देखो, अभी मैंने जितना आज कराया मैं न्यूटन लॉ पे जा भी नहीं पाया, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। लेकिन न्यूटन लॉज के आपके वर्कशीट्स, बेसिक वर्कशीट्स आपके आ जाएंगे, एंड आई वुड सी दैट आई एम सेंडिंग यू सम रेलेवेंट वर्कशीट्स की जितना मैंने कराया है उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस मिले। हो सकता है कि वो आपको कल थोड़ा लेट मिले, बट घबराए नहीं, आपको मिलेगा, एंड आई विल एंश्योर दैट यू आर गेटिंग सम क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस द वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट्स, राइट। चलो फिर, बाय, टेक केयर एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज टेस्ट। आई होप यू ऑल विल डू वेल गुड एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड ऑफ यू। ओके, चलो बाय, टेक केयर, बाय एवरीवन, बाय।